मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आपको बनाना है और फिर मैं इसी प्रश्न को आज के वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, जिसे आपको देखकर यह समझना है कि आप जो इस क्वेश्चंस को बनाए हैं वह सही है या नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे आप अपने कॉपी से मिलाते जाइए कि आप सही थे या नहीं। तो इस प्रश्न में लिख रहा है कि ए बी एवं सी 2:3:5 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। यहाँ तक ये पता चल रहा है कि इस प्रश्न में कितने साझेदार हैं? 3, ए बी और सी, जिनका लाभ विभाजन अनुपात 2, 3 और 5 है। लाभों का विभाजन करते हैं। 1 अप्रैल 2019 के प्रभाव से वे अपने भविष्य के लाभों को 4:3:3 के अनुपात में बांटने का निर्णय करते। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में 3 साझेदार ए बी एवं सी हैं, जो कि पहले वो 2, 3 और 5 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2019 के बाद से वे अपने लाभों को परिवर्तन कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि जब भी लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। और इस पुनर्गठन की स्थिति में आगे प्रश्न पढ़ेंगे, अगर कहीं पर भी संचय, लाभ हानि, ख्याति या किसी भी तरह की जमा है तो उसे पुराने अनुपात में बांट देंगे, और अगर नहीं है तो नहीं। फिर सेकेंड स्टेप में होता है कि क्या पुनर्गठन के समय पुनर्मूल्यांकन हुआ है। जवाब है अगर हाँ तो हम पुनर्मूल्यांकन का जर्नल बनाएंगे, और पुनर्मूल्यांकन के संबंध में जर्नल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपको याद नहीं है तो एक नज़र आप देख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको यह समझ में आ चुका है कि यहाँ पर 3 साझेदार ए बी एवं सी है, जो 2, 3 और 5 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं, और 1 अप्रैल 2019 के प्रभाव से वो अपने भविष्य को 4:3:3 के अनुपात में बांटने का निर्णय करते हैं। तो यहाँ पर लाभ हानि विभाजन अनुपात में चूंकि परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर साझेदारी का पुनर्गठन हो रहा है। और पुनर्गठन के समय में हम पहला काम संचय, लाभ हानि और ख्याति या कोई भी जमा है तो उसे बांटते हैं। आगे उस प्रश्न में होगा तो बांटेंगे, नहीं होगा तो नहीं। और फिर सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि क्या किसी भी संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ है। अगर हाँ तो हम लोग उसका पुनर्मूल्यांकन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि उस तिथि को निम्नलिखित पुनर्मूल्यांकन किया गया है, यानी अब पुनर्मूल्यांकन हुआ है तो पुनर्मूल्यांकन के जर्नल बनाए जाएंगे। तो भूमि एवं भवन यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग, जिसका बुक वैल्यू यानी कि पुस्तक में कितना रुपया था? 1 लाख, लेकिन जब इसका रिवाइज्ड हुआ, फिर से पुनर्मूल्यांकन हुआ, तो इसकी कीमत 1,20,000 हो गई। यानी कि यहाँ पर 1,20,000 रुपया बढ़ रहा है। अब क्या चीज़ का मूल्य बढ़ रहा है? तो आपको समझना होगा कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो क्या होता है? एसेट्स होता है। तो आप इसको समझने के लिए यहाँ पर लिख दीजिए लैंड एंड बिल्डिंग में एसेट्स है, और ये लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि यह इंक्रीज हो रहा है। दूसरा जो है लिख रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी, संयंत्र एवं यंत्र, जो कि पहले 80,000 था और अब कितना हो रहा है? 60,000। यानी कि यहाँ पर कमी हो रही है। क्या चीज़ में कमी हो रही है? तो आपको मालूम है कि प्लांट एंड मशीनरी भी जो है सो वो क्या है? एसेट्स है, और इसके मूल्य में कमी हो रही है। तो आप यहाँ पर समझने के लिए लिख लीजिए डिक्रीज। फिर यहाँ पर लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है कि इन सभी चीज़ों में कौन संपत्ति है, कौन दायित्व है, इस सब का चार्ट जो है वो पहले ही मैंने आपको बना दिया है। अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न है तो आप पीछे के वीडियोज़ में जाकर देख लीजिए कि कौन संपत्ति है, कौन दायित्व है। ये सारे के सारे चीज़ मैं आपको लिखा दिया हूँ, और उसे याद करके ही बनाइए, तब आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो आपको मालूम है कि इन्वेस्टमेंट संपत्ति होती है, और ये कितना है? 50,000 से कितना हो रहा है? 60,000। तो इसकी बुक वैल्यू यानी कि पुस्तक में 50,000 था, लेकिन जब इसको रिवाइज किया गया तो इसका मूल्य कितना हो गया? 60,000। तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 10,000 इंक्रीज हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट्स। तो ए लिख दीजिए, ए फॉर एसेट्स, और इसमें जो है सो वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर लिख लीजिए इंक्रीज शॉर्ट में। अब आ जाते हैं डेब्टर। अब बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट कि डेब्टर्स क्या है?
अब मन में सोचिए, तो डेबिटर भी जो है एसेट्स होता है। अगर आप इसे लायबिलिटीज सोच लोगे तो आप जानने के बावजूद भी ये सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को आप अच्छे तरह से ध्यान देना कि इस वीडियो को बढ़ने से पहले पीछे के वीडियो में देख लेना कि मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी संपत्तियां हैं, कौन कौन सी दायित्व है, वो 14 या 15 नंबर वीडियो में चेक करना आपको मिल जाएगा। तो आप समझ में आ गया कि डेबिटर, तो डेबिटर भी एसेट्स होता है और यह कितना है, 1,60,000 इसका बुक वैल्यू था। अब इसका मूल्य बढ़कर 1,40,000 मतलब घटकर 1,40,000 हो गया है, यानी कि 20,000 रुपये की कमी हो रही है। तो यहाँ एसेट्स इसमें कमी हो रही है, यानी कि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि लिख रहा है कि व्यापारिक लेन देन, व्यापारिक लेनदार। तो आपको मालूम है कि व्यापारिक लेनदार क्या होता है, तो व्यापारिक लेनदार दायित्व होता है एल फॉर लायबिलिटीज। तो हम लोगों ने लिख दिया लायबिलिटीज। अब ये क्या चीज़ है, तो यह 1,10,000 से 90,000 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर दायित्व के मूल्य में क्या हो रही है, कमी। तो यहाँ पर लिख दीजिए डिक्रीज हो रही है। फिर यहाँ पर नीचे में लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या होता है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज भी क्या होता है, दायित्व। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए दायित्व, और ये 11,000 से 12,000 हो रहा है, यानी कि दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो रही है। तो आप यहाँ पर समझने के लिए लिख लीजिए इंक्रीज। और बिल्स पेबल, तो आपको मालूम है कि बिल्स पेबल भी दायित्व होता है। तो यहाँ पर लिखिए लायबिलिटीज, और ये 8,000 से 10,000 यानी कि ये बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए इंक्रीज। तो इस तरह से आपने समझा कि इस चैप्टर में इस प्रश्न में 3 साझेदार ए, बी एवं सी है, जिसका पुराना अनुपात 2, 3 और 5 है, लेकिन अब वह लाभों को 4, 3, 3 के अनुपात में बांटने का निर्णय कर, यानी लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण से साझेदारी का पुनर्गठन हो रहा है। और जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, और अगर पुनर्मूल्यांकन होगा तो उसको इस तरह से पहले सजा लेंगे। अब आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, लिख रहा है कि दायित्व एवं संपत्तियों के संशोधित मूल्य का पुस्तकों में लेखा करने के लिए साझेदार सहमत हो गए, यानी साझेदार सहमत हो गए कि ये जो बुक वैल्यू था अब उसके जगह में संशोधन करके आपको रिवाइज्ड वैल्यू लिखना है। तो स्वाभाविक है, जब रिवाइज्ड वैल्यू लिखेंगे तो किसी भी संपत्ति का मूल्य या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो इसका मतलब है जब हम इसको संशोधन करके जब नया मूल्य लिखेंगे, यानी कि हम इसका पुनर्मूल्यांकन करेंगे, तो हमें पुनर्मूल्यांकन के जर्नल बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ लिख रहा है कि दायित्व एवं संपत्तियों के संशोधित मूल्य का पुस्तकों में लेखा करने के लिए साझेदार सहमत हो गए, यानी पुनर्मूल्यांकन करने के लिए सहमत हो गए। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण फर्म की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण, तो आप यहाँ देख ही रहे हैं कि पहले जो इसका लाभ विभाजन था वो 2, 3 और 5 था, अब यहाँ पर कितना हो गया, 4, 3 और 3 हो गया। तो वही लिखा लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण। और आपको मालूम है कि लाभ विभाजन अनुपात में जब परिवर्तन होगी तो साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है, और उसके संबंध में आपको आवश्यक जर्नल बनाने को कहा है। तो जब हम पुनर्गठन के समय में जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, तो पुनर्गठन जब भी होता है चाहे किसी भी कारण से हो, तो हम सबसे पहले पुराना संचय, पुराना लाभ हानि, पुराना ख्याति या कोई भी जमा है तो उसे बांटते हैं। तो आप देख चुके हो कि इस पूरे प्रश्न को पढ़कर कि पुनर्गठन तो हो रहा है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण, लेकिन इस प्रश्न में कहीं भी संचय, लाभ हानि या ख्याति या कोई भी जमा राशि दी हुई नहीं है। अगर रहता तो हम जर्नल एंट्री में सबसे पहले हम उसी का जर्नल बनाते, परंतु ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, पुनर्मूल्यांकन करना है, किसका, संपत्ति एवं दायित्वों का। तो आपको मालूम है कि सबसे पहला एंट्री हम लोग क्या चीज़ के लिए बनाते हैं, तो संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर। अब यहाँ पर कौन कौन सी संपत्तियां हैं हम लोग पहले उसको लिख चुके हैं, और देखिए कि वो संपत्ति जिनके मूल्य में कमी हो रही है। तो भूमि एवं भवन में आप पहले लिख चुके इंक्रीज, तो हमें इससे मतलब नहीं है। संयंत्र प्लांट एंड मशीनरी जो 80,000 था अब घटकर कितना हो गया, 60,000, यानी इसके मूल्य में कमी हो रही है, तो यहाँ पर डिक्रीज लिखाएगा। तो आपको मालूम है कि सबसे पहला एंट्री हमें बनाना है संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, और जब संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो हमें हानि होता है, और जब हानि होता है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
वे संपत्तियां जिनके मूल्य में कमी हुई है। तो किसके मूल्य में कमी हो रही है? तो देखिए भूमि एवं भवन जो 1 लाख से 1,20,000 हुआ है, यानी कि वृद्धि हो रही है। तो इंक्रीज हम लोग पहले लिख चुके हैं, इससे मतलब नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी जो 80,000 से 60,000 हो रही है, यानी कि यहाँ पर इसकी कमी हो रही है। डिक्रीज देखिए हम लोग लिखे कितना हो रहा है, 80 से 60, यानी कि 20,000 रुपये की कमी हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितने रुपये की कमी हो रही है, 20,000। और देखिए और कोई संपत्ति है? तो जी हाँ, इन्वेस्टमेंट भी है संपत्ति, लेकिन इन्वेस्टमेंट 50,000 से कितना हो रहा है, 60,000, यानी वृद्धि हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। डेब्टर भी संपत्ति है, लेकिन ये कितना हो रहा है, 1,60,000 से 1,40,000, तो इसके मूल्य में कमी हो रही है। कितना, 1,60,000 से 1,40,000, यानी 20,000 की कमी। तो ये आएगा, कितना हो रहा है, 20,000 की कमी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू डेब्टर्स, और यहाँ पर हो जाएगा 20,000 रुपया। डेब्टर्स के बाद जब आइए ट्रेड क्रेडिटर, तो आपको मालूम है ये लायबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग भी लायबिलिटीज है, और बिल्स पेएबल भी लायबिलिटीज है। तो हमें दायित्वों से मतलब नहीं है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप जान रहे हैं कि हम सबसे पहला एंट्री कर रहे हैं संपत्तियों के मूल्य में कमी होने पर। और हम सभी जानते हैं कि जब भी संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो हमें हानि हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसका पुनर्मूल्यांकन हो रहा है, इसलिए हम लोग हानि को डेबिट करते हैं, आप अच्छे तरह से जानते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वे संपत्तियां जिनके मूल्य में कमी हो रही है। तो यहाँ पर जितने भी आइटम है उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 संपत्तियां हैं। 4 संपत्तियों में कमी किस में हो रही? तो लैंड एंड बिल्डिंग में 1 लाख से 1,20,000, यानी कि ये वृद्धि हो रही है, इसे नहीं चाहिए। 80 से ये कितना हो रहा है, 60, यानी कि इसके मूल्य में कमी हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी में, तो हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी को 20,000 लिखा। इसके बाद हम लोग आए इन्वेस्टमेंट, यह भी संपत्ति है, लेकिन इसके मूल्य में क्या हो रही है, वृद्धि। तो हमें वृद्धि को अभी नहीं लिखना है। फिर हम लोग आते हैं डेब्टर। डेब्टर एसेट्स होता है, पहले लिख चुके हैं, और यह 1,60,000 से 1,40,000 हो रही है, यानी कि 20,000 की कमी हो रही है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा डेब्टर। डेब्टर्स के बाद जब आप आएंगे तो ट्रेड क्रेडिटर दायित्व है, यह भी दायित्व है और यह भी दायित्व है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने पहली एंट्री बना ली संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, और 20 कितना हो गया, 40,000। और यहाँ नरेशन लिखा जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स आर, क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीज, तो यहाँ लिखा जाएगा डिक्रीज्ड। और ये पहला जर्नल आपका बनकर कंप्लीट हो गया। दूसरा जो जर्नल एंट्री बनाना है, अब संपत्ति के मूल्य में कमी हो गई, दूसरा बनाएंगे संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर। और आपको मालूम है जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो वृद्धि होने से हमें लाभ होता है, और जब लाभ होता है तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि लाभ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो अब यहाँ पर दूसरी एंट्री बनाएंगे संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर, और जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो हमें लाभ हो रहा है, किसके वजह से, संपत्ति में पुनर्मूल्यांकन के वजह से, और लाभ का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ देखना है कि किसके वजह से लाभ हुआ, तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि के वजह से। तो कौन कौन सी संपत्तियाँ जिनके मूल्य में वृद्धि हुई? तो पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, देखिए 1 लाख से 1,20,000 हो रहा है, यानी कि इसके मूल्य में वृद्धि हो रही, कितनी, 20,000। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपए वृद्धि हुई है, तो यहाँ लिखिए 20,000। अब आ जाइए लैंड एंड बिल्डिंग के बाद जब प्लांट एंड मशीनरी, ये तो पहले लिख चुके हो। अब है इन्वेस्टमेंट, तो यह संपत्ति है, पहले भी आप लिखे हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो कि पहले 50,000 था, और अब इसका मूल्य कितना हो गया, 60,000, यानी 10,000 रुपया मूल्य में क्या हो रही है, वृद्धि। तो ये वृद्धि यहाँ पर लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और इसमें 10,000 रुपये की क्या हो गई, वृद्धि। इसके बाद जब हम आएंगे इन्वेस्टमेंट के बाद, तो डेब्टर्स, इसको हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। क्रेडिटर दायित्व है, आउटस्टैंडिंग दायित्व है, और बिल्स पेएबल भी दायित्व है, इसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने ये दूसरी एंट्री बना ली, और नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स आर
यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा था वहाँ, यहाँ हो रहा है इंक्रीज, तो यहाँ लिखिए इंक्रीज्ड। कितना, 20 और 10 30,000, तो आप यहाँ लिखेंगे 30,000। इस तरह से दूसरी एंट्री बनकर तैयार होगी। तो आपको मालूम है संपत्ति के लिए 2 बनता है, फिर दायित्व के लिए 2। तो पहला हो गया संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, और दूसरा हो गया संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर। अब आ जाते हैं दायित्व। तो अब हम लोग पहला बनाएंगे दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर। तो आपको मालूम है कि दायित्व का मूल मतलब कर्ज होता है, दायित्व का मतलब कर्ज होता है, और कर्ज हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, हानि माना जाता है। तो यहाँ पर दायित्व के मूल्य में हम बनाने वाले वृद्धि, तो दायित्व के मूल्य में वृद्धि होना हमारे लिए हानि है, और जब हानि होता है तो हम लोग रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। तो लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब देखेंगे किसके वजह से, तो संपत्ति दायित्व के मूल्य में वृद्धि के वजह से हानि होती है, और हानि होती है तो मुझसे क्या करें, डेबिट। अब ढूंढिए कौन कौन से दायित्व है। तो पहला वाला संपत्ति है, दूसरा भी संपत्ति है, तीसरा भी संपत्ति है, चौथा भी संपत्ति। इन संपत्तियों से कोई मतलब नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्या चीज़ से, दायित्व में। तो दायित्व में देखिए क्या है, ट्रेड क्रेडिटर, जो कि 1,10,000 से 90,000 हो रही है। तो ये कम हो रहा है, हमें कम से मतलब नहीं, अभी वृद्धि खोज रहे हैं, तो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये 11,000 से बढ़कर कितना हो रहा है, 12,000। तो यानी कि यहाँ पर दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो रहा है, और दायित्व का मतलब होता है कर्ज, और कर्ज में जब वृद्धि होती है तो हानि होता है, और जब हानि होता है तो हानि का बैलेंस डेबिट है, इसलिए हम लोग ने कर दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। किसके वजह से, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के वजह से। कितने रुपए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज में वृद्धि हुई है, तो 11 से 12,000, यानी कि 1,000 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो आप यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1,000। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के बाद आ जाइए, तो दूसरा क्या चीज़ लिखा हुआ है, बिल्स पेबल। यह भी दायित्व है, और यह दायित्व 8,000 से बढ़कर कितना हो रहा है, 10,000। यानी कि फिर यहाँ पर दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो रहा है। दायित्व का मतलब मैंने आपको क्या बताया, कर्ज, और कर्ज का बढ़ना हमारे लिए हानि होता है। तो 8 से 10 हो रहा है, यानी 2,000 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो फिर यहाँ पर लिखा जाएगा टू बिल्स पेबल अकाउंट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2,000। तो आपने देखा कि पहला संपत्ति, दूसरा संपत्ति, तीसरा संपत्ति, चौथा भी संपत्ति कंप्लीट। तो हमें संपत्ति से मतलब नहीं है, मतलब है दायित्व से। कौन से दायित्व, जिसके मूल्य में वृद्धि हो रही है। तो पहला वाला कमी हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं था, तो ये एंट्री और ये एंट्री हो गई। अब कुछ नहीं बचा, तो अभी यहाँ लाइन लिखाएगा, बीइंग अमाउंट ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज आर, क्या हो रहा है, वृद्धि। तो यहाँ लिखा जाएगा इंक्रीज्ड। कंप्लीट हो गया। 2 और 1 कितने हो गए, 3,000। तो यहाँ पर 3,000। तो आपने देखा कि संपत्ति के लिए 2 एंट्री बना, अब दायित्व के लिए भी कितने बनते हैं, 2। तो अभी यहाँ बनाएगा दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर, और अब हम लोग बनाएंगे दायित्व के मूल्य में कमी होने पर। तो दायित्व का मतलब क्या बताया आपको, कर्ज, और कर्ज में कमी होना हमारे लिए क्या है, लाभ। और जब लाभ होता है तो हम रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि लाभ का बैलेंस क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, किसके वजह से, तो दायित्व के मूल्य में कमी की वजह से। कौन कौन से दायित्व के मूल्य में कमी हुई है, तो इसको देखिए पीछे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या चीज़ है, तो यहाँ पर एक ही बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ, व्यापारिक लेनदार, जो कि 1,10,000 से घटकर कितना हो रहा है, 90,000। तो कितने रुपए की कमी हो रही है, 20,000। तो यहाँ पर 20,000। इसके अलावा अब देख लीजिए कि जितनी भी संपत्तियाँ और दायित्व थे, सबके पुनर्मूल्यांकन हो चुके हैं। तो अब केवल क्या बचा हुआ था, ट्रेड क्रेडिटर, जो कि 1,10,000 से कितना हो गया, 90,000। तो कितने रुपए की कमी आ गई यहाँ पर, 20,000 रुपये की। तो आपको यहाँ पर लिखना है 20,000। तो यहाँ लिखाएगा 20,000, किसके वजह से, तो ट्रेड क्रेडिटर की वजह से। तो यहाँ लिखा जाएगा ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और कितने रुपए की कमी आ रही है, तो 20,000 रुपये की। यहाँ पर लिखाएगा नरेशन, बीइंग अमाउंट ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज आर, यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ लिखा जाएगा इंक्रीज्ड।
इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सारे जर्नल बन गए। जर्नल आपको पीछे से याद ही होगा, मैं फिर से दिखला दूं कि यही जर्नल में पढ़े थे कि जब मूल्यांकन होता है तो किसका पुनर्मूल्यांकन होता है, संपत्ति और दायित्व का। संपत्ति के लिए 2 होता है, मूल्य में कमी और मूल्य में वृद्धि, और दायित्व के लिए भी 2 होता है, मूल्य में कमी और मूल्य में वृद्धि, जिसके लिए यहाँ पर 4 एंट्री पड़े थे। पहला क्या था पढ़े थे, संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर एंट्री बना लिए, फिर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, यानी कि संपत्ति से रिलेटेड 2 होता है। फिर हम लोग बनाए हैं दायित्व के मूल्य में कमी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर, यानी दायित्व के लिए 2 एंट्री बन गया। ये 4 एंट्री कर लिए ना। 5वां एंट्री मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर फर्म में कोई अलिखित संपत्ति है उसका लेखा करने पर, तो यहाँ पर अलिखित संपत्ति का कोई जिक्र नहीं है। फिर आपको बताया गया था अलिखित दायित्व का लेखा करने पर, तो यहाँ पर दायित्व भी ऐसा कोई अलग से लिखा हुआ नहीं है, तो कोई भी अलिखित संपत्ति या कोई भी अलिखित दायित्व नहीं है, इसलिए 5 नंबर और 6 नंबर का एंट्री नहीं होगा। अब 7 नंबर में हम लोग क्या देखते हैं कि हमने जो अभी 1, 2, 3, 4 जर्नल में जो संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किए, तो उस पुनर्मूल्यांकन से या तो हमें लाभ होगा या तो हमें हानि होगा। तो ये 2 एंट्री है, पहला है लाभ का और दूसरा है हानि का। तो आपको मालूम है कि दोनों में से तो कोई एक ही होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि। तो आइए अब हम लोग गणना करते हैं कि लाभ हो रहा है या हानि। तो आपको मालूम है कि लाभ या हानि की गणना करने के लिए पहले हम लोग रीवैल्यूएशन के डेबिट को एक तरफ जोड़ते हैं और रीवैल्यूएशन क्रेडिट को एक तरफ। तो हम लोग यहाँ पर लिख लें कि रीवैल्यूएशन का डेबिट को इधर लिखना है और रीवैल्यूएशन का क्रेडिट को इधर लिखना है। तो अभी जो हम लोग यहाँ जर्नल बनाए हैं, इस जर्नल में फर्स्ट जर्नल में रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ कितना, 40,000, और यहाँ पर रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ कितना, 30,000। तो डेबिट में हुआ है 40,000 और क्रेडिट में हुआ है 30,000। फिर तीसरा जर्नल में जब आप आएंगे तो तीसरा जर्नल में रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है कितना, 3,000। तो यहाँ पर डेबिट में लिख दीजिए कितना हुआ है, 3,000। और चौथे जो जर्नल है वो चौथा जर्नल में रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ कितना, 20,000। तो आप यहाँ लिख दीजिए 20,000। अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 43,000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50,000। अब हम दोनों का क्या निकालने वाले हैं, डिफरेंस। तो डिफरेंस जो बड़ा है उसको ऊपर लिख दीजिए, तो क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट ऊपर लिख दीजिए, और यहाँ पर 43,000 जो डेबिट है उसको नीचे लिख दीजिए। दोनों का जो अंतर आएगा वह 7,000। अब दोनों में बड़ा कौन है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों में बड़ा क्रेडिट है, तो आप यहाँ पर 7,000 क्रेडिट लिखिए। और जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो आपको मालूम है कि क्रेडिट बैलेंस होने से प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब आपको 7,000 जो हुआ वो क्या हो गया, प्रॉफिट। तो अब यहाँ पर आप प्रॉफिट का एंट्री बना सकते हैं। तो आपको मालूम है कि प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट, जब बांटिएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पर जो लाभ बांटने की एंट्री होगा वो होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। अब इसे किसे के बीच बांटना है, साझेदारों के बीच। तो साझेदारों के नाम आपको मालूम है, क्या नाम है साझेदारों के, देखिए लीजिए पीछे प्रश्न में A, B और C। तो यहाँ हो जाएगा 2 एस कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट। ये जो हम लोग बांट रहे हैं, क्या चीज़ बांट रहे हैं, प्रॉफिट। तो यहाँ नरेशन लिखा जाएगा, बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन revaluation transfer to partners capital account। ये जो प्रॉफिट हुआ है ये साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितना रुपया प्रॉफिट हुआ है, 7,000। तो आप यहाँ लिखे 7,000। अब आपको मालूम है ये जो बांटा जाता है किस रेशियो में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में। अब ओल्ड रेशियो में इसको जो है सो बांट दीजिए। अब इसे बांटना है ओल्ड रेशियो में। तो देखिए ओल्ड रेशियो क्या है, ए बी सी 2, 3, 5 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं, और 1 अप्रैल 2019 के प्रभाव से वो अपने भविष्य के लाभों को 4, 3, 3 के अनुपात में बांटने का निर्णय लेते हैं। तो ये जो नया ले रहा है निर्णय, ये न्यू रेशियो है, और ओल्ड रेशियो आपका 2, 3 और 5 है। तो इसे 2, 3 और 5 के अनुपात में बांट देना है। ये जो 7,000 आया इसको बांट दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट
रेशियो ए बी और सी, जिसका अनुपात आपने देखा 2:3:5। अब इससे भिन्न में बदलना है तो 2 और 3 5 और 5 10, 2/10, 3/10 और 5/10। अब यहाँ लिखिए लाभ में ए का हिस्सा। तो लाभ कितना हुआ है 7000, उसमें ए का हिस्सा 2/10 यानी कि 1400। फिर लिखाएगा लाभ में बी का हिस्सा 7000 का 3/10, तो यहाँ हो जाएगा 2100। फिर यहाँ लिखा है लाभ में सी का हिस्सा 7000 का 5/10, तो यहाँ हो जाएगा 3500। तो आपको यहाँ लिखना है ए का 1400, बी का 2100 और सी का 3500। और इस तरह से जर्नल स्टार्ट हो गया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि मैंने यहाँ पर जर्नल ख़त्म नहीं हुआ था, यहीं से वर्किंग नोट स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर 3-4 लाइन छोड़ना और उसके बाद वर्किंग नोट बनाना, ताकि ये जर्नल जो है सब एक साथ ही रह सके। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस प्रश्न को देख लिया। ये चूँकि आपको होमवर्क में दिया गया था। अब इस वीडियो को देखने के बाद अब अपने कॉपी से मिलाइए कि आप जो ये सवाल बनाए थे वह सही था या नहीं था। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन बताया जाएगा।